हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप जानते हैं कि आपका क्लास 7th का पेपर है एसएसटी का, तो मैं एसएसटी से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ। लेकिन मैं आपको ये एडवाइस करूँगा कि आप अपनी तैयारी पूरी रखें। ये वीडियो आप एक ओवरव्यू की तरह देख सकते हैं कि आपको कितने क्वेश्चन इसमें से आते हैं, कितने नहीं आते, ठीक है। बाकी जो मुझे इम्पोर्टेंट लगे वो मैं आपसे यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। तो ये हिस्ट्री की बुक में ही चैप्टर आपका 8 है, ठीक है। तो उसी के यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है जो आपके एनसीईआरटी के बुक के हैं। तो पहला यहाँ पर क्वेश्चन है कि इन व्हाट वे इज अ हॉकर डिफरेंट फ्रॉम अ शॉप ओनर। देखो, हॉकर शॉप ओनर से कैसे डिफरेंट होते हैं। देखो, हॉकर वो होते हैं जिनका जो बिजनेस होता है ना, वो एक ही जगह पर नहीं होता, वो घूम घूम के करते हैं। जैसे आपने देखा होगा, टोकरी में फल लेकर जाते हैं, गोलगप्पे लेकर जाते हैं, तो ठीक है, वो कहते हैं कि सामान ले लो, सामान ले लो, ठीक है। तो इस तरीके से वो घूम घूम के इधर उधर जाते हैं, जबकि शॉप ओनर एक ही जगह पर होते हैं। तो ये 4 पॉइंट्स हैं, बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखे हुए हैं, तो आप इन्हें पढ़ सकते हैं। जैसे हॉकर डू नॉट हैव परमानेंट शॉप्स, इनकी परमानेंट शॉप नहीं होती, जबकि इनकी परमानेंट शॉप होती है। देखो कितना आसान लिखा है, परमानेंट शॉप, परमानेंट शॉप, डू नॉट हैव, ठीक है। और जनरली सेल्स नॉन ब्रांडेड आइटम्स, ये बिना ब्रांड के आइटम के बेचते हैं, फ्रूट बेचते हैं, सब्जी बेचते हैं। बस 2 लिख देना बहुत है। जबकि ये ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड दोनों बेचते हैं। और इनको बिजली का बिल, किराया ये नहीं देना पड़ता, जबकि इनको बिजली का बिल, किराया, वर्कर के पैसे देने पड़ते हैं। ये चीपर रेट पर बेचते हैं, सस्ता बेचते हैं। ये चीपर और महंगा दोनों बेचते हैं, सस्ता भी और महंगा भी। फिर ये कह रहा है कि आपको बताना है कि जो वीकली मार्केट है ना, हफ्ते में जो एक बार लगती है वो, और जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है वो, इन दोनों में आपको डिफरेंट बताना है, ठीक है। इन दोनों में आपको डिफरेंट बताना है, किसको लेकर। जैसे अगर ये एग्जाम में आ गया ना कि दोनों में डिफरेंट बताइए, वीकली मार्केट ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को लेकर, तो पहला आपको बताना है कि किस प्रकार का माल बेचते हैं, इनका जो गुड्स है उसका प्राइस क्या होता है, इसमें सेलर कौन होते हैं, बायर्स कौन होते हैं। बहुत ही सिंपल है, आप ये बता देना। वीकली मार्केट में पूछा ना किस प्रकार का सामान बेचते हैं, ये क्वेश्चन है, तो आप बता देना नॉन ब्रांडेड बेचते हैं। सिर्फ एक याद कर लो, वो होता है, ठीक है। और प्राइस क्या होता है इनका, चीपर होता है, सस्ता होता है। सेलर कौन होते हैं, छोटे छोटे इन्वेस्टर होते हैं, लोकल लोग होते हैं। खरीदने वाले भी लोकल होते हैं और लो इनकम वाले होते हैं, जो गरीब होते हैं ना, वीकली मार्केट से वही खरीदते हैं जिनकी इनकम बहुत कम होती है। अब शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में आ जाओ, यहाँ ब्रांडेड होता है, गुड क्वालिटी का होता है। अगर हम बात करें प्राइस ऑफ गुड्स की, तो यहाँ महंगा होता है। और यहाँ पर इंटरनेशनल कंपनीज भी होती हैं, बिग इन्वेस्टर्स भी होते हैं सेलर में। और खरीदने वाले यहाँ पर सिटी के लोग खरीदते हैं, नॉर्मली ये अमीर लोग होते हैं, ठीक है। फिर ये नेक्स्ट है कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन हाउ अ चेन ऑफ मार्केट इज फॉर्म्ड। जो मार्केट की चेन है ना, वो कैसे बनती है, ठीक है। तो मार्केट की चेन कैसे बनती है ये आपको बताना है। तो आप बताएंगे जो चेन ऑफ मार्केट है ना, वो सीरीज होती है मार्केट की, जिसमें एक व्यक्ति दूसरे से जुड़ा होता है। आपको मैं एक आसान तरीके से दिखाता हूँ, वो आप बॉक्स बना देना, ठीक है। अगर चेन ऑफ मार्केट है ना, तो पहले ये लिख देना, फैक्ट्रीज, फिर होलसेल, फिर रिटेलर, फिर कंज्यूमर, ठीक है, ये बना देना आप। फिर ये कह रहा है कि खरीदना और जो बेचना है ना, वो कैन टेक प्लेस, आज के टाइम में मार्केट प्लेस के बिना भी हो सकता है। तो आप बता देना ऑनलाइन हो रहा है, ठीक है, ऑनलाइन पॉसिबल है आज के टाइम पर, ठीक है। बाइंग एंड सेलिंग कैन टेक प्लेस विदाउट गोइंग टू मार्केट प्लेस एज देयर एज और मैनी कॉमर्स कंपनी प्रोवाइडिंग होम डिलीवरी फॉर फ्री। तो होम डिलीवरी भी कर रहे हैं,
तो आप एक पॉइंट तो होम डिलीवरी लिख देना, एक ऑनलाइन लिख देना, बस 2 पॉइंट लिख देना, बहुत है, इतना बड़ा छोड़ दो, ठीक है। चलिए अब हम करते हैं कुछ MCQs। चैप्टर नंबर 1 जो आपके एग्ज़ाम में आ रहा है, आवर एनवायरनमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, आप खुद बताना अपने आंसर कमेंट करके, ठीक है। इससे मुझे भी पता लग जाएगा आपकी तैयारी कैसी है, ठीक है। तो पहला है कि व्हाट इज़ द लाइफ सपोर्ट सिस्टम अमंग द फॉलोइंग। इनमें से आज के टाइम में कौन सा लाइफ सपोर्ट है, मतलब जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। ट्रांसपोर्टेशन मतलब यातायात के साधन, म्यूजिक सिस्टम यानी कि संगीत वगैरह जो है, एनवायरनमेंट या ए और बी दोनों। तो जो बच्चे कह रहे हैं सी आंसर, उनका बिल्कुल ठीक है, ठीक है। इसका आंसर सी है, एनवायरनमेंट के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। फिर नेक्स्ट है, व्हाट इज एन अबायोटिक कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट। देखिए एनवायरनमेंट में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है बायोटिक मतलब जैव जो जिंदा होते हैं, दूसरा होता है अबायोटिक जो जिंदा नहीं होते लेकिन नेचुरल होते हैं, जैसे लैंड हो गई, ठीक है, जैसे रॉक हो गई, इस तरीके से। तो यहाँ पर आपको बताना है कि अबायोटिक कौन है, ठीक है। अबायोटिक बताना, टेबल है, वाटर है, ह्यूमन है। देखो टेबल जिंदा तो नहीं है लेकिन इंसान ने बनाया ना। अबायोटिक में वो बताना जो इंसान ने नहीं बनाया लेकिन वो जिंदा नहीं है, तो वाटर, ठीक है। ह्यूमन बायोटिक में आएगा। फिर नेक्स्ट है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 5 जून को, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, विच इज़ अ ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। इनमें से कौन सा एनवायरनमेंट इंसान ने बनाया, माउंटेन, रोड या सी या कुछ भी नहीं। तो बहुत सिंपल है, आप बता सकते हैं कि इंसान ने यहाँ पर रोड बनाया है। फिर नेक्स्ट है, व्हाट इज द सॉलिड क्रस्ट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड। जो देखो जो सॉलिड क्रस्ट होते हैं ना, जिस पर हम मकान वगैरह बनाते हैं, ठीक है, वो क्या होती है इसमें से, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर, क्रस्ट या ऑल ऑफ दीज। देखिए जो सॉलिड चीज़ होती है ना, सॉलिड जिस पर हमने मकान वगैरह बना रखे हैं, बिल्डिंग वगैरह बनी हुई है, सड़कें बनी हुई हैं, तो उसको बोलते हैं लिथोस्फेयर। क्या बोलते हैं, लिथोस्फेयर बोलते हैं। एटमॉस्फेयर जो है, हवा है ना हमारे आसपास, उसको बोला जाता है। ऐसे एग्जाम में आपसे हाइड्रोस्फीयर पूछ लेगा, जहाँ पानी पानी होता है ना सब कुछ, उसे हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। और अगर आपसे पूछ लेगा ना बायोस्फीयर, तो बायोस्फीयर का मतलब होता है लिथोस्फीयर प्लस एटमॉस्फेयर प्लस हाइड्रोस्फीयर, तीनों को जोड़ देंगे ना तो बायोस्फीयर आ जाएगा। ये आपको याद रखना है, बायोस्फीयर में ही लाइफ पॉसिबल है, ठीक है। तो 5वें का भी है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द लाइफ बियरिंग लेयर ऑन द अर्थ। बताओ लाइफ बियरिंग लेयर कौन सी कहलाती है। मैंने अभी आपको समझाया था कि जब 3 चीज़ों को मिला देते तो लाइफ वहाँ पर पॉसिबल हो जाती है। तो बायोस्फीयर भी समझाया था ना। तो बायोस्फीयर क्या होता है, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर का टोटल होता है। अगर एग्जाम में बोलेगा लिथोस्फीयर क्या है, तो जो हार्ड क्रस्ट है ना जमीन, वो लिथोस्फीयर है। अगर आपसे पानी का पूछेगा तो हाइड्रोस्फीयर है, हवा का पूछेगा, गैस का पूछेगा तो एटमॉस्फेयर है। लेकिन अगर इन तीनों को ऐड कर देंगे तो उसे बोलेंगे बायोस्फीयर। फिर नेक्स्ट है, विच इज नॉट अ नेचुरल इकोसिस्टम। इनमें से कौन सा नेचुरल इकोसिस्टम नहीं है, डेजर्ट, एक्वेरियम, फॉरेस्ट या नन ऑफ दीज। देखो इकोसिस्टम उसे कहते हैं एक ऐसा सिस्टम जिसमें बायोटिक और अबायोटिक इस तरीके से रहते हैं कि लाइफ उनकी पॉसिबल हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे नेचुरल इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं, जो प्रकृति ने यहाँ पर नॉट नेचुरल की बात कर रहा है, जो प्रकृति ने नहीं बनाया है, मतलब तो वो है एक्वारियम। देखो डेजर्ट भी एक इकोसिस्टम है, नेचुरल है,
फॉरेस्ट भी नेचुरल है। अगर आपसे नेचुरल पूछेगा तो आप डेजर्ट और फॉरेस्ट बता देंगे, लेकिन अगर आपसे मैनमेड पूछ रहा है या नॉट नेचुरल पूछ रहा है तो आप एक्वारियम बता देना, ठीक है, जहाँ पे मछलियों को पालते नहीं है, आपने देखा होगा। फिर एट्थ है, ये कह रहा है कि एनवायरनमेंट के लिए थ्रेट कौन है, मतलब जो पर्यावरण है ना उसके लिए खतरा कौन है। तो पर्यावरण के लिए खतरा इनमें से किसको माना जाता है सबसे बड़ा, तो वो माना जाता है पॉपुलेशन को, ठीक है। नेक्स्ट है विच इज नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ ह्यूमन एनवायरनमेंट। जो ह्यूमन एनवायरनमेंट है ना, देखो ह्यूमन एनवायरनमेंट मतलब आप समझते हो जो इंसान ने बहुत सारी चीज़ें बनाई है ना, सड़क बनाया है, ठीक है, डैम बनाए हैं, तो इनमें से कौन सा ह्यूमन ने नहीं बनाया है, जैसे लैंड, रिलीजियन, कम्युनिटी या ऑल ऑफ दीज। तो आप देखेंगे ना कि इंसान ने जो है वो ज़मीन नहीं बनाई, वो तो नेचुरल है, नेचर ने बनाई है। फिर नेक्स्ट है व्हाट इज ट्रेड इन विच गुड्स आर एक्सचेंज विदाउट द यूज ऑफ मनी। देखो जब हम वस्तु के बदले वस्तु को लेते और देते हैं ना, उसे बार्टर सिस्टम कहते हैं। जैसे आपने मुझसे एक कॉपी ले ली, मैंने आपको पेन दे दिया, तो हम दोनों ने क्या करा, गुड्स को एक्सचेंज किया गुड्स के लिए, तो उसे बोलते बार्टर सिस्टम, ठीक है, हिंदी में बोलते वस्तु विनिमय। ये आंसर थे, ठीक है, मैथ कर सकते, मैंने आपको समझा दिया। तो आपकी ज्योग्राफी में पहला आ रहा है फोर्थ, फिफ्थ और एट्थ आ रहा है, ठीक है। तो अब मैं आपसे फोर्थ को डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है। फोर्थ चैप्टर आप निकाल सकते हैं। तो फोर्थ जो चैप्टर है ना, तो ये एयर नाम है इसका। तो आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, आप बता देना कि विच इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट लेयर ऑफ द एटमोसफियर। एटमोसफियर की जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट लेयर है ना, वो आपको बताना है कौन सी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है ट्रोपोस्फियर, थर्मोस्फियर, मेसोस्फियर या नन ऑफ दिस। देखो आप बुक में बनी हुई है सारी लेयर, आपको पता होना चाहिए कि कौन सी लेयर किसके ऊपर है, ठीक है। तो इसका आंसर मैं बता दूं कि ट्रोपोस्फियर जो है सबसे इम्पोर्टेंट मानी जाती है, ठीक है। फिर सेकंड है, ये कह रहा है व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सेस ऑफ CO2, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ना इनमें से किसके कारण है। देखो ग्लोबल वार्मिंग अगर आपसे पूछेगा ना ग्लोबल वार्मिंग क्या है, तो आप बता देना कि धरती के ताप का बढ़ना ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। तो ये कह रहा है ग्लोबल कूलिंग है, ये भी यही है। देखो अगर CO2 बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी ना, क्वेश्चन दोबारा सुन लो, मैंने जो बताया, ये कह रहा है कि व्हाट इनमें से कौन रिस्पॉन्सिबल है अगर CO2 बढ़ती है तो, ठीक है, क्वेश्चन सही कर लो। अगर CO2 बढ़ती चली जाएगी तो क्या होगा, तो ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी, ठीक है, ये था क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट है व्हाट इज द रिजल्ट व्हेन द एयर इज हीटेड। ये कह रहा है अगर हम हवा को गर्म करेंगे तो क्या होगा, हैवियर होगी, लाइटर होगी, कोल्डर होगी, वार्मर होगी। जब हम हवा को गर्म करते हैं तो वो हल्की हो जाती है, लाइटर हो जाती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है स्ट्रेटोस्फीयर कंटेन्स अ लेयर ऑफ विच गैस। मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि जो स्ट्रेटोस्फीयर है ना, उसमें कौन सी गैस पाई जाती है। देखो एक बात मैं कहूँगा, आप सबके कहने पर मैं वीडियो लेकर आया हूँ, आप सब वीडियो को लाइक जरूर कर देना और शेयर जरूर कर देना। ये मत सोचना कि भाई मैंने कर लिया बाकी को छोड़ो, ठीक है, फिर मुझे मोटिवेशन कैसे मिलेगा, फिर मैं और वीडियोस कैसे लाऊंगा, ठीक है। तो अगर हम स्ट्रेटोस्फीयर की बात करें तो ओजोन गैस है वहां पर, ठीक है। फिर कह रहे इन विच लेयर्स आर वेदर फिनोमेनन अकर्स। आपको बताना है कि इनमें से किस लेयर में सारे वेदर जितने भी मौसम होते हैं वो घटित होते हैं। तो जितने भी मौसम घटित होते हैं वो होते हैं ट्रोपोस्फीयर में। फिर नेक्स्ट है एज वी गो अप इन द लेयर ऑफ द एटमोसफियर। अगर हम एटमोसफियर की ऊपर की लेयर में जाते रहते हैं तो आपको बताना कि प्रेशर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, मतलब प्रेशर बढ़ेगा या घटेगा।
तो जैसे हम ऊपर जाएंगे तो प्रेशर घटता चला जाएगा, डिक्रीज आंसर आएगा, ठीक है। अब सेवंथ है, ये कह रहा है कि इन विच डायरेक्शन द विंड ब्लोज कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट द ईयर इन पार्टिकुलर डायरेक्शन। अगर ये कह रहा है कि इनमें से कौन सी वो हवा है जब हवा एक ही पार्टिकुलर डायरेक्शन में जो है ना वो बहती रहती है, तो जब एक ही डायरेक्शन में बहती रहती है तो वो है परमानेंट विंड, क्योंकि वो एक ही दिशा में है ना। और अगर आपसे परमानेंट विंड के बारे में पूछेगा तो आप ये बता देना। फिर कह रहे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लोकल विंड, कौन सी लोकल विंड होती है इनमें से। तो जो सी ब्रिज है ना वो लोकल विंड में कही जाती है। फिर नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग गैस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल सन रेस, कौन सी गैस हमें सूरज की जो हार्मफुल रेस होती है उससे बचाती है, तो वो कौन है, ओजोन लेयर है, ठीक है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर इज फ्री फ्रॉम क्लाउड्स, किसमें बादल बिल्कुल भी नहीं होते, तो वो है स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है। ये आंसर आप यहाँ मैच कर सकते हैं सारे। देखिए ये अब हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 है, इसके कुछ एमसीक्यू करवा रहा हूँ। तो ये विच रूलर फर्स्ट एस्टैब्लिश हिज और हर कैपिटल एट दिल्ली, तो कौन से राजा ने अपनी राजधानी जो दिल्ली को बनाया था सबसे पहले। तो आपके पास ये ऑप्शन है, तो मैं सीधा बताता हूँ, तोमर राजपूतों ने, ठीक है। अब देखिए सेकंड है नेम एनी फेमस किंग ऑफ तोमर डायनेस्टी एंड चौहान डायनेस्टी, तो फेमस किंग का नाम बताना था, तो अंगपाल, ठीक है। फिर थर्ड है वाई वाज रजिया रिमूव्ड फ्रॉम द थ्रोन, तो जो रजिया उसको थ्रोन से क्यों हटा दिया गया। तो इसका आंसर है रजिया वाज वुमेन, वो एक औरत थी इसलिए, ठीक है। नेक्स्ट है इन हुज रेन डिड सुल्तानेट रीच इट्स फादर्स एक्सटेंट, तो किसके शासन में जो सुल्तान है वो फादर एक्सटेंट तक पहुंच गए थे, तो इसका आंसर है आपका मोहम्मद तुगलक के टाइम पे। उसके बाद आपको मॉस्क का नाम बताना है जो मोहम्मद तुगलक के शासन में बनी थी, तो उसका आंसर है बेगमपुरी मॉस्क। हु बिकेम द किंग ऑफ दिल्ली आफ्टर कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कुतुबुद्दीन ऐबक है उसके बाद कौन किंग बना था, तो वो है इल्तुतमिश। फिर नेम द मॉस्क बिल्ट इन द रेन ऑफ सिकंदर लोदी, सिकंदर लोदी के टाइम पर कौन सी मस्जिद बनी थी, तो वो मोती की मस्जिद, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट वाज द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द दिल्ली सुल्तान्स, तो कौन सी लैंग्वेज का ये फॉलो करते थे, तो ये फॉलो करते थे पर्शियन। फिर नेक्स्ट है व्हाट वर गैरिसन टाउन, तो गैरिसन टाउन जो है वो क्या था, तो इसका मतलब होता है फॉरफिटेड सेटलमेंट विद सोल्जर, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हु वर टू रूलर्स टू मोबिलाइज अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी इन दिल्ली, तो कौन से दो रूलर थे जो मोबिलाइज हुए थे लार्ज स्टैंडिंग आर्मी में दिल्ली में, तो मोहम्मद बिन तुगलक है यहाँ पर। और दूसरा अलाउद्दीन खिलजी, तो दोनों ही है, तो सी आंसर आ गया इसका, ठीक है। देखिए जो आपका चैप्टर नंबर 3 है ना पॉलिटिक्स में, तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। जैसे गवर्नमेंट जो है वो वर्क करते हैं 3 लेवल पर, 3 लेवल होते हैं गवर्नमेंट के, नेशनल, स्टेट और लोकल, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा एमएलए की फुल फॉर्म बताओगे तो आप बता देना मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर असेंबली, ठीक है। और जो कॉन्स्टिट्यूंसी अगर पूछेगा तो जहाँ तक एमएलए जिस एरिया तक चुना जाता है ना, तो वो कॉन्स्टिट्यूंसी कहलाती है, ऐसे याद रख लेना। और जो पार्टी रूल्स करती है, मतलब जो जीत कर आई होती है, उसे रूलिंग पार्टी कहते हैं, जिसको मेजोरिटी मिलती है, ठीक है। और जो पार्टी जीतती नहीं है ना उसे ऑपोजिशन की पार्टी कहते हैं। अगर आपसे पूछे गवर्नमेंट के क्या काम है, तो अपने बना बना के बता देना, ठीक है। देखिए चैप्टर 8 है, तो इसमें से एक क्वेश्चन अमेजन पर जरूर आता है
कि अमेज़न के बारे में बताइए। तो दो चीज़ याद रख लो कि यहाँ पर हैवी रेनफॉल होता है, यहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। और इसमें से आप ये भी याद रख लो। और गंगा की अगर सहायक नदी आ जाए तो बता देना घाघरा है, गंडक है, कोसी है, ठीक है, अगर आपसे पूछ ले। और गंगा के मैदान के बारे में पूछे कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के बारे में क्या जानते हो, तो आप बता देना कि इसमें माउंटेन भी है, इसमें वीट, मेज, सोरग्राम उगाया जाता है, फिश और राइस भी इस पर उगता है। मतलब कोई भी क्वेश्चन है ना, उसे छोड़ के मत आना, उसके बारे में जो पता वो लिख देना, मतलब ठीक है। देखिए कुछ और क्वेश्चन सुन लीजिए इंपॉर्टेंट। जबकि ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 8 है। अगर आपसे पूछेगा कि ताजमहल किस रिवर के किनारे है, तो यमुना रिवर आप बता देंगे, ठीक है। और अगर आपसे पूछेगा ह्यूमन एनवायरनमेंट, जैसे उस इंसान ने रोड बनाया, वाटर बनाया, रेलवे बनाई है, ठीक है। तो और यहाँ पे जैसे ट्रॉपिकल रीजन जिसे हम इक्वेटरल रीजन भी कहते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा अब याद रख लेना। और अमेजन के बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन, जैसे यहाँ पे रेन फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा रेन होती है, तो अमेजन के बारे में थोड़ा आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे अब कुछ क्वेश्चन है, जैसे देवदार एंड फीर आर टाइप ऑफ, ये जो देवदार और जो फीर है ना, ये किसके टाइप है, ये कॉनिफरस जो है ना ट्री के एग्जाम्पल हैं। तो अगर आपसे पूछे कॉनिफरस ट्री के एग्जाम्पल दो, तो ये दो बता देना। और कोलकाता जो है वो किस नदी के किनारे पर है, अगर ये एग्जाम में बोलेगा तो हुगली बता देना। अगर मैनियोक जो है वो इज द स्टेपल फूड ऑफ, ये जो किसका है मैनियोक, तो अमेजन। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है। और कौन सी कंट्री है जो अमेजन बेसिन का पार्ट नहीं है, तो अर्जेंटीना बता देना। मतलब अगर पूछेगा कौन कौन सी कंट्री पार्ट है, तो ब्राज़ील, बोलीविया और पेरू, ठीक है। और टाउ टाउकेन के बारे में आए तो बता देना, ये बर्ड है, ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ ये वाला। और अगर आपसे पूछेगा कि विच टाइप ऑफ द रोड इज कंस्ट्रक्टेड अंडर द ग्राउंड, तो किस प्रकार की रोड बनाया गया, तो सबवे, ठीक है, सबवे अंदर की तरफ जाने वाले। और कौन सा क्लाइमेट है गंगा बेसिन का, तो आप बता देना मॉनसून क्लाइमेट है मेन गंगा रिवर का, ठीक है। और जो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन है, और अगर उसके एक्सटेंट कौन है, तो ये ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है। और रिवर गंगा और ब्रह्मपुत्र टुगेदर फॉर्म, जिसके से बहुत बड़ा कर देती है, चलो इसे छोड़ो रहने दो, ठीक है। और पैडी उगाया जाता है गंगा ब्रह्मपुत्र पर, तो रीज़न तो हाँ ये उगाया जाता है क्योंकि यहाँ पर सफिशिएंट अमाउंट में वाटर अवेलेबल है, ठीक है, पानी अवेलेबल है इसलिए। देखिए एक क्वेश्चन समझ लीजिए, पुटिंग आउट सिस्टम क्या होता है। देखिए पुटिंग आउट सिस्टम जो होता है, इसमें क्या होता है, जो वीवर्स होते हैं ना, वो कपड़े को बुनते हैं घर पर फैमिली मेम्बर की मदद से। और और जो वेजेस है उसको चार्ज लेते हैं व्यापारी से, तो व्यापारी क्या करता है, और उनसे सारा सामान ले लेता है, उन्हें कच्चा माल दे देता है, उनको वेजेस भर देता है। इसमें बेनिफिट किसका होता है, व्यापारी को ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इस सिस्टम को नाम पुटिंग आउट सिस्टम कहते हैं, क्योंकि वीवर्स ने कच्चा माल लिया व्यापारी से और बनाकर उसको दे दिया, बस बदले में उसने क्या लिया, उनका किराया लिया काम करने का, बस वेजेस लिए। तो सारा प्रॉफिट मुनाफा जितना भी होगा वो जो है वो मर्चेंट गेट कर लेगा, ठीक है। तो मर्चेंट को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है इसमें, क्योंकि वो हाई प्राइस पे बेचता है, ठीक है। और एक ये पढ़ लेना फ़ायदा क्या होता है। और हाउ डज द एक्सपोर्टर मीट प्रेशर फ्रॉम द फॉरेन बायर, जो एक्सपोर्टर होते हैं वो कैसे फॉरेन बायर्स के प्रेशर से कैसे सामना करता है। एक्सपोर्टर ट्राइज देयर बेस्ट टू मीट द कंडीशन सेट बाय द बायर्स, एक्सपोर्टर बिल्कुल कोशिश करता है कि जो बायर्स जिस चीज़ को चाहते हैं वो उन्हें मिले, वो कॉस्ट कम करने की पूरी कोशिश करता है, ठीक है। ये वाला एक पढ़ लो कि गिवन अकाउंट ऑफ द क्लॉथ मार्केट ऑफ इरोड, ठीक है। तो देखो क्लॉथ मार्केट ऑफ इरोड है ना, तो आप बता देना ये बाई वीकली क्लॉथ मार्केट होती है। दिस मार्केट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट क्लॉथ मार्केट इन द वर्ल्ड, ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी मार्केट में से एक है।
और ये लार्ज वेराइटी ऑफ क्लॉथ बेचे जाते हैं। बस इसमें इतना कर लो और बाकी पढ़ना तो पढ़ सकते हो, ठीक है। और वीवर कोऑपरेटिव भी एक बार पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था, आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और मेरी तरफ से आप सबको ऑल द बेस्ट। बुक के सारे क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक, राइट रॉन्ग मैचिंग सारे अच्छे से कर लेना। एमसीक्यू उसमें से बनकर आ जाते हैं, चैप्टर जिसने पढ़ा वो अच्छा स्कोर कर पाएगा। और एक बार जो बुक में आपके मैप बने हुए वो कर लेना, ठीक है। तो जैसे काराकोरम आ सकता है, दिल्ली आ सकता है भरो, राजस्थान आ सकता है भरो, ठीक है। तो आप अच्छे से मैप की तैयारी कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। मेरी तरफ से आप सबको ऑल द बेस्ट।